हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, और जिसका आंसर की भी आ चुका है, उसका एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस करके देखेंगे तो हर एग्जाम में आपको काम आएंगे ये क्वेश्चंस। अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दे रहे हो या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी और अकॉर्डिंग टू मी एनालिसिस में कितना क्या रह सकता है। ये एक एजम्पशन है, गलत भी हो सकता है, ये नहीं कि 100% श्योर है, लेकिन अगर एनालिसिस के बारे में बात करें तो कैसा कितना कट ऑफ जा सकता है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो पिछली बार जो जून 2023 की कट ऑफ गई थी वो दिखा देता हूं पहले। तो अगर सिर्फ मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं, अभी नेट की नहीं, नेट की नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। तो जेआरएफ की कट ऑफ पिछली बार अनरिजर्व्ड के लिए गई थी 186 मार्क्स। अनरिजर्व्ड में 186 मार्क्स जिसके थे उसका जेआरएफ था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 180 मार्क्स वाले का जेआरएफ था, 180 मार्क्स। और अगर मैं बात करूं जो ओबीसी है उसके लिए 174 मार्क्स में जेआरएफ था, एससी के लिए 162 मार्क्स जेआरएफ था, एसटी के लिए 158 जेआरएफ था और पीडब्ल्यूडी के लिए 152 में जेआरएफ था, ठीक है। पिछली बार जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं। और अगर अब की बार मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू मी की पेपर बहुत ही ट्रिकी पेपर था, इतना सिंपल पेपर नहीं था। तो कट ऑफ इसके आसपास या इससे थोड़ा कम ही रहनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, ये लग रहा है, ठीक है। अगर हम नेट के बारे में बात करें कि नेट की क्या कट ऑफ पिछली बार गई थी, तो नेट की कट ऑफ पिछली बार अनरिजर्व्ड के लिए गई थी 168 मार्क्स, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 156 मार्क्स, ओबीसी के लिए 154 मार्क्स, एससी के लिए 146 मार्क्स, एसटी के लिए 140 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी के लिए 138 मार्क्स। तो मैं वही नेट के बारे में आपसे यही कहूंगा कि पेपर बहुत ट्रिकी पेपर था, सिंपल नहीं था, ठीक है, ट्रिकी पेपर था। तो आपको मैं बता दूं कि कट ऑफ मेरे हिसाब से इतनी या उससे थोड़ी कम ही जानी चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो अब हम पेपर को सोल्व करते हैं, पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, उसके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। और अगर कोई पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो पैकेज लेता है तो 34% ऑफ चल रहा है और ओनली इन्वायरमेंट साइंस 24% ऑफ चल रहा है। और ये जो भी आपके पास ऑफर है ये मैं बता दूं 11 जनवरी तक है फ्रेंड्स, 11 जैन तक ही ऑफर है। इसमें हम कोई सिलेबस अपडेट आता है तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वीडियोस आपको मिलेगी, सब कुछ अपडेटेड रहेगा। और पेपर 1 आपका लाइव सेशन भी चलेगा और इन्वायरमेंट को भी हम मार्च में लाइव करेंगे, ठीक है। अभी आप पूरा रिकॉर्डिंग देखो फिर लाइव सेशन चलेगा, तो सब बहुत बेहतर है। और पेपर 1 का 11 जनवरी से लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। मैं सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, पेपर 2 के। पेपर 1 के क्वेश्चंस के बारे में मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं इसका पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा आपके पेपर में। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट परसेंटेज बेसिस। आप नीचे आपको सॉलिड वेस्ट दिया गया है, जैसे ट्रेस है, रबिश है, रिफ्यूज है, गार्बेज है। आपको यह पूछा गया है कि सबसे कम लोवेस्ट इसमें मॉइस्चर कंटेंट किस में होगा। तो मैं अगर आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रेस में सबसे कम क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, जो फर्नीचर वगैरह का जो कचरा रहता है। अगर इस मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर इसको सीक्वेंस में देखें तो ट्रेस में सबसे कम है, उससे ज्यादा रबिश में है, उससे ज्यादा रिफ्यूज में है, उससे ज्यादा गार्बेज में है। ये रहता है मॉइस्चर कंटेंट। और फिर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट का, एनिमल का, उसमें और भी ज्यादा होता है। तो अगर सबसे कम की बात करें तो ट्रेस में सबसे कम मॉइस्चर कंटेंट है, तो ऑप्शन 1 जाना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हाइड्रिक सक्सेशन होता है इन गैंगेटिक प्लांट, द अरेस्टेड एसोसिएशन ड्यू टू ग्रेजिंग फॉलोज द सीक्वेंस ऑफ। जो सक्सेशन है, जो हाइड्रिक सक्सेशन है, वो बेसिकली क्या होता है, ये एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आता है, ठीक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन से चलेगा और एक तरह से फॉरेस्ट की तरफ या ग्रासलैंड की तरफ आएगा टेरेस्ट्रियल में। तो अगर देखें यहां पे ये सीक्वेंस ही दिया हुआ है हाइड्रिक सक्सेशन का, ये देखो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, फिर शैलो वाटर है, फिर फ्लोटिंग लीफ है, फिर मॉइस्ट मिडो है और फिर है मिडो एसोसिएशन। ये बेसिकली ग्रास जो ग्रास वाली लैंड होती है वो होता है। तो ये ABCDE ही चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ABCDE थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये याद ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वार्मिंग दे प्रोड्यूस। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले मैक्सिमम का उससे कम ऐसे आएगा। तो ये पूछा है अमाउंट, अमाउंट मींस यहां पे यूं कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लो तो सबसे ज्यादा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें अगर सबसे कम बात करें तो N2O का कंट्रीब्यूशन है इन सब में। तो ए सबसे पहले, डी सबसे लास्ट में, ये सेकंड ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। सबसे ज्यादा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर है मीथेन का, फिर आपको ओजोन का हो गया, और फिर आपका CFCs का हो गया, और उसके बाद सबसे कम N2O का हो गया। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और ये और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान रखना ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है इन नॉर्मल फेज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन है। मोबाइल फेज इज हाईली पोलर मटेरियल सच एज वाटर एंड स्टेशनरी फेज इन नॉन पोलर सोलवेंट सच एज हेक्सेन। ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। नॉर्मल और जो रिवर्स फेज होती है उसके बारे में बात करें तो नॉर्मल फेज में अगर आपने देखा होगा, बेसिकली जो मोबाइल फेज होती है वो पोलर नहीं होती है नॉर्मल में। याद रखना, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा तो बेसिकली जो मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलर होती है। अगर बात करें इसमें हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज इज हाईली पोलर मटेरियल, ये नहीं होता, ये गलत है। जो मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलर होती है बेसिकली, अगर नॉर्मल फेज के बारे में बात करें। लेकिन हाँ, रिवर्स के बारे में बात करें तो ऐसा होता है। तो रिवर्स वाला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, इन रिवर्स फेज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज रिलेटिवली पोलर सॉल्वेंट सच एज मिथेनॉल और वाटर एंड द स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर सच एज हाइड्रोकार्बन्स। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट, ये फोर्थ ऑप्शन चला गया। ठीक है, ये देखो कितना ट्रिकी है। यहां पे अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हो नॉर्मल के बारे में और रिवर्स फेज के बारे में तो दिमाग खराब हो जाता है, बेसिक सी बात है। तो यहां पे आपको गलत करवाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, चीजों को रट रखा है तो दिक्कत हो सकती है। आगे लिखा हुआ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें की 10 की प्रिंसिपल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, 17 गोल वगैरह ये सब बात करते हैं हम। तो इसमें जो 10 की प्रिंसिपल है, इसमें कौन सा है जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पॉलिटिकल प्रिंसिपल। तो इसमें सब में जो इकोलॉजिकल जस्टिस है, जनरेशनल इक्विटी है, कोऑपरेशन है और इंटरडिपेंडेंस है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है दैट इज कोऑपरेशन। ठीक है, कौन सा है, कोऑपरेशन है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ये तो आपको पता होने चाहिए सारे, है ना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडरगो फोटो डिसोसिएशन इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर कौन सी है जो फोटो डिसोसिएशन में जाती है। आपको पूछा है कार्बोनिल सल्फर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। आपने पढ़ा भी होगा कि NO2 जो है इस पे सन रेज पड़ी और ये टूट गया मान लो NO+O में, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाता है जो एक तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो कौन सा फोटो डिसोसिएशन में जाता है, NO2 जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये कह रहा है कि एज पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो अमेंडमेंट हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में, फार्मर्स वेराइटी मींस ए वेराइटी विच। फार्मर्स वेराइटी का क्या मतलब है, ये फार्मर्स वेराइटी मींस ए वेराइटी विच, कौन सी है ये। तो इसमें वेराइटी दी गई है, यानी कि फार्मर्स वेराइटी का मतलब क्या है, कौन सी वेराइटी के बारे में बात की गई है। फार्मर्स वेराइटी में वेराइटी का मतलब क्या है। एक तो है हैज बीन ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड एंड इवॉल्व बाय द फार्मर इन देयर फील्ड। एक तो ये आएगा पक्का, जो कल्टिवेटेड रहा है, मतलब ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड रहा है और इवॉल्व किया गया है बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड, एक तो ये आ गया। और एक आएगा इसमें इज ए वैलिड रिलेटिव और लैंड्रेस ऑफ ए वेराइटी अबाउट विच द फार्मर पोजेस द कॉमन नॉलेज। बिल्कुल ये भी आएगा, सी और डी आएगा। इसमें दो ही ऑप्शन चूज करने हैं, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। तो बेसिकली ये अगर आपने पढ़ा है अमेंडमेंट के बारे में, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, पढ़ा है तो आप कर सकते थे, डायरेक्ट कुछ आंसर करना था इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको पता है, पढ़ा है तो ही हो सकता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो निस मॉडल भी बोलते हैं, निके मॉडल भी पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द
प्रमाइस किस पे बेस्ड होता है, निस मॉडल, निके मॉडल किस पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में तो डेफिनेशन पढ़ते ही हुआ। तो क्या होता है इसमें, दैट ईच ट्रॉपिक स्पीसीज फिट्स स्पेसिफिक निके बेस्ड ऑन व्हाट इट ईट्स एंड इन टर्न व्हाट इट्स ईट्स इट। यही तो होता है ना, निके में जो एक बायोडाइवर्सिटी का एक जोन बन जाता है, तो यही तो हो गया। क्या है, द ईच ट्रॉपिक स्पीसीज फिट्स ए स्पेसिफिक निके बेस्ड ऑन व्हाट इट ईट्स एंड इन टर्न व्हाट ईट्स इट, यही तो है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन चला गया। ये बेसिकली आप आराम से ऑप्शन पढ़ के कर सकते थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये कह रहा है कि स्पेशल वोर्टेक्स वेदर कंडीशन इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक अबो अंटार्कटिका in winter cause denitrification and lead to conversion of inactive chlorine into active chlorine molecule। ठीक है, आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात की है, आपने पढ़ा भी है, तो वहां पे आपको पता है एक्टिव क्लोरीन का बहुत रोल है। वहां पे कुछ गैसेज एज ए रिजर्वायर होती है, कुछ एक्टिव होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, ये बातें होती रहती है। तो बेसिकली ये जो सबसे पहले वाली बात कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि जो वोर्टेक्स वेदर कंडीशन होती है बेसिकली, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर अबव अंटार्कटिका इन विंटर कॉज डीनाइट्रिफिकेशन। जो डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो उनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, रिजर्वायर नहीं बनेगा, तो एक्टिव क्लोरीन कंटेंट बनेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है ये तो। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है HCl एंड ClONO2 आर टू इंपॉर्टेंट एक्टिव क्लोरीन कंपाउंड्स। नहीं, ये क्लोरीन कंपाउंड जो है ये एक्टिव क्लोरीन कंपाउंड नहीं है, ये रिजर्वायर्स हैं बेसिकली, ये रिजर्वायर्स हैं, है ना। इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में बनते हैं, ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो क्या है, ये एक्टिव है या फिर ये एक्टिव है ना। ये तो क्लोरीन की एक्टिव फॉर्म नहीं है बेसिकली, ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर गैसेज है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन वाटर वेपर कलेक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर वाटर वेपर रिमूवल फ्रॉम एम्बियंट एयर। जो एम्बियंट एयर है, आउटडोर एयर है, उसके बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन वाटर वेपर कलेक्शन मटेरियल्स यूज्ड फॉर वाटर वेपर रिमूवल फ्रॉम एम्बियंट एयर। कैल्शियम सल्फेट, सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, हाइड्रस, मैग्नीशियम परक्लोराइड। ये तो सारे ही है भाई, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। ABCDE सारा ही आएगा इसमें। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, तो ये ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक देके आपको क्वेश्चन पूछा है, आर यूज्ड टू मेंटेन स्लोप स्टेबिलिटी टू द लैंडफिल फॉर प्लेसमेंट ऑफ सरफेस वाटर ड्रेनेज चैनल एंड फॉर लोकेशन ऑफ लैंडफिल गैस कलेक्शन piping, particularly when landfill high exceed 15 to 20 मीटर। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, क्या होता है आपको पता है, कई नाम सुने होंगे आपने। सेल होता है एक, तो एक लिफ्ट होता है, कवर होता है, ठीक है ना, बेंचेज भी होता है। तो बेसिकली ये बेंचेज है ना। जैसे सेल तो क्या होगा, जहां पे पूरा का पूरा मैटर जो आपका वेस्ट रहेगा, ठीक है, उसको फिर एक सीक्वेंस में सेल्स को लगा देते हैं, तो वो क्या है, एक लिफ्ट हो गया। फिर एक बेंच बनता है, ठीक है, एक अगर इसकी जो हाइट एक्सीड करती है 15 से 20 मीटर की, तो स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली एक बेंच बनता है। तो ये बेंचेज है, बेसिकली बेंचेज के लिए है। तो यहां आ गया सेकंड राइट ऑप्शन, बेंचेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये कह रहा है कि लेवल एट विच मोस्ट ऑफ नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट इज नॉन एज। बेसिकली ये डोज के बारे में बात की है कि लेवल एट विच मोस्ट ऑफ नॉन कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल एडवर्स बायोलॉजिकल इफेक्ट इज नॉन एज। वो कौन सी डोज होती है, वो थ्रेशोल्ड डोज होती है कि इस डोज से कम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस डोज से अगर ऊपर गया तो दिक्कत, एडवर्स इफेक्ट करेगा, तो दैट इज थ्रेशोल्ड डोज। ये तो आप टर्म बहुत बार पढ़ते हो। राइट आंसर है सेकंड, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है
ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफी थोड़ा कैलकुलेटिव और थ्योरेटिकल बात है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैं सिर्फ इसका ऑप्शन बता देता हूं। राइट आंसर इसका ये सेकंड वाला है ना, ये वाला बी वाला, यानी कि बी ओनली वाला इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड डाटा फॉर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड on many occasions. Following are 5 statements regarding data transformation. Choose the correct statement regarding data transformation. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारे वर्ड्स यानी कि सारे इसके पॉइंट्स याद होंगे तभी बात होगी। और आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हर चीज को बहुत ही शांति से और थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद रखनी पड़ती है। तो राइट आंसर इसका है बी वाला। ठीक है, बी ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सुन लीजिए। ये कुछ इंडिकेटर स्पीसीज है और इधर कुछ एग्जाम्पल है। तो बायो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है, डिटेक्टर के बारे में बात कर रहा है, और एक्सप्लॉइटर्स के बारे में बात करता है, और सेंटिनेल्स के बारे में बात करता है। ये तो सेंटिनेल्स है, तो ये कोल माइंस है भाई, ये तो बिल्कुल ये हो गया। डी का 1 देखो किस में है, डी का 1 2 में है। और अगर बायो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म की बात करता है, जो सफाई वगैरह के लिए बात होती है ना कुछ। तो बायो ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसमें ट्रोटजोफिस है वो हो गया, तो ए का 4 हो गया, ये भी हो गया। तो ए का 4 और डी का 1 सेकंड ऑप्शन बन रहा है। ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो गया। 4 3 2 1। तो इसमें डिटेक्टर में क्या आ गया अभी, डिटेक्टर में आ गया इसमें जो हेल्थलैंड कम्युनिटीज हैं वो आ गई। और अगर बात करें एक्सप्लॉइटर्स के बारे में बात करें तो एक्सप्लॉइटर्स जो हैं वो कौन आ गया, जो ट्यूबिफिश वार्म एंड इन एक्वाटिक हैबिटेट है वो आ गया। तो राइट आंसर इसका सेकंड है। ठीक है, यहां 2 ऑप्शन से आपसे बात बन जाती है अगर 2 ऑप्शन नहीं पता होते तो। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि इन द पोटेंशियल टेम्परेचर इक्वेशन, इसमें आपको पूछा है के क्या है। इसमें बेसिकली के किसके बारे में बात करता है, तो यहां पे पता है आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहा है ये, कि रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द आइडियल डायटोमिक गैस। ये इसका राइट आपको सीधा सा देखो, ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से वैसे ही बातें आ जाएगी, ये तो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्बिएंट एटमॉस्फेयर है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्बिएंट एटमॉस्फेयर है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, O3 एंड NO2 इन द यूनिट ऑफ ppm। ppm में इनका जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है किस किस का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का, ओजोन का और NO2 का इक्वल है ppm में। Which of the gas will have highest concentration in microgram per meter cube unit at same temperature and pressure condition। तो यहां पे अगर वेट की बात आती है तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। इसका आप मोलिकुलर वेट देख लीजिए, सबका ज्यादा किसका हो गया। तो यहां कितना हो गया, 16 दूनी 32 और 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया, 44 हो गया क्या। यहां पे कितना हो गया, 16 दूनी 32 ये हो गया और 32 के लगभग ये हो गया, तो 64 हो गया, ये 48 हो गया, और ये कितना हो गया 32, तो ये हो गया, और यहाँ कितना हो गया 14, 6 और 3 1 4, सबसे ज्यादा यहाँ पे हो गया 64। तो SO2, तो जो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसमें माइक्रोग्राम पर क्यूब में SO2 की हो जाएगी भी। तो राइट आंसर क्या हो गया, SO2 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका SO2 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अरेंज द सोल्यूबल कैटाइंस प्रेजेंट इन सी वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो आपको ये पूछा है कि कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा है, डिक्रीजिंग का मतलब ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है, अगर वैसे बात करें तो सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तो सोडियम पाया जाएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। और इसके अंदर 2 नंबर पे हो गया मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है। फिर हो गया कैल्शियम, बिल्कुल सही बात है। ये तो पहले हो गया सोडियम, फिर हो गया मैग्नीशियम, फिर हो गया कैल्शियम, फिर हो गया पोटेशियम, और फिर हो गया सोडियम Sr2 पॉजिटिव हो गया। ये लो, तो ये ऑप्शन कौन सा है जिसमें आपको BACED सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा जा सकता है, और भी ध्यान रखना, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें
ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखो। बेसिकली ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व आर प्रेजेंट इन राजस्थान। तो ये आपको राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ठीक है, राजस्थान में है। और एक जो और कौन सा हो गया इसमें, बी तो पक्का ही है, मुकुंदरा तो बी पक्का है, तो यही हो गया यार सेकंड ऑप्शन, और जाने की जरूरत नहीं है। तो जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बी और डी हो गया राइट ऑप्शन। तो बी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज सोइल हॉरिजन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सोइल प्रोफाइल। अगर वैसे हम देखें तो हम क्या पढ़ते हैं, सबसे ऊपर ओ हो गया जो ऑर्गेनिक वाली है, फिर सब सोइल हो गया, फिर ई वाला हो गया ओ ई, और फिर हो गया बी सी आर, ठीक है ना, बी सी आर ऐसे ही होता है ना। ये टॉप सोइल हो गया, सॉरी ए, और बी होता है सब सोइल वाली बात, और ऐसे चलती है आगे, और ये बिल्कुल बेड रॉक्स वगैरह की बात आती है। तो ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको वैसे दे दिया, अंदर की बात दे दी, थोड़ा सा बना के दे दिया। तो देखो इसमें अगर आप वैसे कर सकते हैं ना, अब इसमें ये सबसे लास्ट में आएगा, बी और सी सबसे लास्ट में आएगा, तो ई सबसे लास्ट में आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर कहीं भी कंफ्यूजन है। देखो बी और सी सबसे लास्ट में है ना ये वाला, तो देखो वो कहां है, बी सी ई सबसे लास्ट किस में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो ऐसे ये हो जाता, अगर आपको ओ ई और ओ आई में चक्कर पड़ रहा था तो ऐसे हो जाता ये क्वेश्चन। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया इसका। आपको पता है ना ओ, ये हम पढ़ते भी हैं प्रोफाइल में कि ओ है ना, ए ई है ना, बी सी आर ऐसे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक लेयर है, ये टॉप वाली आ गया है ना, और इसके बाद यहां तक आते आते बेडरॉक तक आ जाते हैं हम, है ना। तो ये बी सी इस सबसे लास्ट में आ रहा है, देखो तो ये सबसे लास्ट में ये आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया, वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ ए गुड कॉम्पिटिटर फॉर न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी गुड कॉम्पिटिटर फॉर लाइट, दिस इज बिकॉज। ये क्यों हो रहा है, देखो ये कैसी बात होती है, कॉन्ट्रास्टिंग ही है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ही है। ये क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ ए गुड कॉम्पिटिटर फॉर न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी गुड कॉम्पिटिटर फॉर लाइट, दिस इज बिकॉज दे रिक्वायर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, क्योंकि इनमें अलग अलग हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये देखो, ये तो नॉर्मल आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते थे। कैल्साइट एंड ब्लैंक है आर पॉलीमॉर्फ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन सा है, तो नाइट वाला देखो, रेगोनाइट भी तो है, रेगोनाइट भी हो गया, कैल्साइट एंड रेगोनाइट ये वाला, डी ऑप्शन राइट हो गया। ये तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से पॉलीमॉर्फ है कैल्शियम कार्बोनेट के, तभी कर सकते हो। ये हम एक टेबल में बताते हैं आपको कि ये याद कर लेना, लेकिन आपको फिर ये लगता है कि जैसे मैंने एक फुल रिवीजन की क्लास ली थी, उसमें भी ये बातें करी थी कि ये याद कर लेना, फिर कहा जाए सारी चीजें मत बताओ, तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन ना, सारी बतानी पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज मोस्ट प्रेफरेंसली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बॉटल टू स्टोर मिल्क वाटर एंड जूस। क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, एक क्वालिटी का सबसे पहले पीईटी होता है, पैट यानी कि पॉलीइथीन टेट्राफिलेट होता है, फिर जो हाई डेंसिटी का होता है, लो डेंसिटी का होता है, ये बात करते हैं ना। तो अगर हम मैन्युफैक्चर बॉटल टू स्टोर मिल्क वाली बात करें ना, तो इसमें यूज होता है HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये यूज होता है भाई, बिल्कुल ये याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। इससे रिलेटेड एक बार राजस्थान में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पीवीसी के बारे में पूछा गया था कि कौन से टाइप का होता है, तो उसमें टाइप 3 का प्लास्टिक यूज होता है बेसिकली। ये कई टाइप पढ़ते हैं ना, 5 तक चले जाते हैं, तो वो वाली बात है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ लोकल विंड दी गई है फ्रेंड्स, और आपको इसको मैच करना है। तो आपको पता है चिनुक जो है, चिनुक तो हॉट लोकल विंड है, बिल्कुल है। तो चिनुक ए के साथ आप 3 मिला दीजिए, तो ए के साथ 3 2 ऑप्शंस में जा रही है। मिस्ट्रल है वो आपको पता है बिल्कुल कोल्ड है, ठंडी है मिस्ट्रल, तो आप बी के साथ क्या मिला दीजिए, ए मिला दीजिए, 1 मिला दीजिए। तो ए के साथ आपने 3 मिलाया और बी के साथ 1 मिलाया, तो ये भी 2 ऑप्शंस में जा रही है। और डस्ट स्टॉर्म्स और जो सेंटा एना है वो जो चैनल्ड लोकल विंड है, ये सेंटा एना है ये बिल्कुल। और जो डस्ट स्टॉर्म्स है वो जो क्या है, इन सोलिनेशनल लोकल विंड है ये बिल्कुल। तो ये बन गया मैच। तो इस मैच में कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का हो गया, डस्ट स्टॉर्म का 4, तो ये ऑप्शन थर्ड बन गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये आपको पता होना चाहिए लोकल विंड का। ये तो एक चार्ट पढ़ लेते हैं कि ये लोकल विंड्स है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप यूं मानो करो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को मिक्स करके पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर, नोट है ये, नॉट यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ द नॉन फिजिबल सेट ऑफ अल्टरनेटिव इन मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग। कौन सा यूज नहीं होता एलिमिनेशन के लिए? तो कॉम्प्रोमाइज प्रोग्रामिंग है इसका आंसर है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में ये सब अलग से पढ़ना पड़ेगा। राइट आंसर इसका फर्स्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करें ये क्वेश्चन। ये है माल डिपॉजिट्स आर कॉमन इन लेक्स एंड पॉन्ड्स हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो माल डिपॉजिट होता है वो कॉमन है कैसे लेक में, इन लेक्स पॉन्ड्स और हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखो, कह रहा है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एल्गल एक्शन टेंड टू कॉज ए शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्केनिटी फ्रॉम बाइकार्बोनेट टू कार्बोनेट एंड फ्रॉम कार्बोनेट टू हाइड्रोक्साइड। तो ये भी ठीक एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जो माल होता है ना, जैसे चिकनी वो होता है, डिपॉजिट्स आर कॉमन इन लेक्स पॉन्ड्स हैविंग हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम एंड एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ। कह रहा है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एल्गल एक्शन टेंड टू कॉज ए शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एल्केनिटी फ्रॉम बाइकार्बोनेट टू कार्बोनेट एंड फ्रॉम कार्बोनेट टू हाइड्रोक्साइड। तो बिल्कुल ठीक बात है, मुझे इसका ए ऑप्शन यानी कि ठीक लग रहा है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए है वो आर का सही, जो आर है वो ए का सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ये राइट आंसर इसका चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू टॉक्सिक केमिकल डिपेंड ऑन द डोज एडमिनिस्टर्ड, द इंटरप्ले ऑफ द फोर प्रोसेस इन्वॉल्व आर। इंटरप्ले देखो, सबसे पहले क्या होगा अगर टॉक्सिक केमिकल की बात है? एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ए और बी। उसके बाद देखो इसमें अगर चार में ये शामिल तो ये होने हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रिएशन होना है, और एक मेटाबॉलिज्म शामिल होना है। तो ये देखो इसमें शामिल होना है। तो अगर आप इसमें देखो ना, तो ये सी इन तीनों में शामिल है, ये हमें नहीं करना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा ऑप्शन से जाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें, और एक्सक्रिएशन और मेटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेशियो टेम्पोरल चेंज इन द हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन आर कॉल्ड एज। ये क्या होता है? इसके हम इनलेनो लालिनो के बारे में बात करते हैं, तब हम बात करते हैं। ये साउदर्न ऑसिलेशन है बेसिकली। ये क्या है? साउदर्न ऑसिलेशन है। जब हम इनलेनो लालिनो के बारे में बात करते हैं तो इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये साउदर्न ऑसिलेशन है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज डोमिनेंटली एग्जिस्ट इन नेचुरल वाटर इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 7। कि नेचुरल वाटर है उसका पीएच 4 to 7 है, तो केमिकल स्पीसीज डोमिनेंटली एग्जिस्ट, कौन सी इसमें कौन सी मिलेगी? तो इसमें एक मिलेगी H2PO4-, जो फॉस्फेट होगा बेसिकली वो इस फॉर्म में डोमिनेंटली मिलेगा, H2PO4 जो एक नेगेटिव वाला, मतलब वैलेंसी 1 वाला। ठीक है, तो ये होगा। वैसे आपको पता है यहां पे सब में अगर बात करेंगे ना, तो फॉस्फेट की जो वैलेंसी है वो +5 मिलेगी आपको, क्योंकि इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटली रहेगा तो ये रहेगा, ये H2PO4। ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेस्ट इज नॉट ए हैजार्डियस वेस्ट एज पर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट RCRA। ये EIA के दौरान की बातें होती है इसमें। तो ये पूछा है, ए वेस्ट इज नॉट ए हैजार्डियस वेस्ट एज पर RCRA इफ इट इज। इसमें कोरोसिव नहीं होना चाहिए और सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि देखो कोई भी प्रोसेसिंग के थ्रू चला गया, प्रोडक्ट हो गया, रीयूज वगैरह की बातें होने लगी, तो वो इसमें एज ए हजार्डियस वेस्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू RCRA। तो ये BCDE हो गया भाई। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, ये एक थर्ड ऑप्शन हो गया, वो राइट आंसर हो गया, BCDE हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन डिसाइडिंग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी फॉर मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ फॉर ऑफ गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम द सोर्स। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना, वैसे आंसर आप दे दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन डिसाइडिंग प्रॉपर फ्रीक्वेंसी फॉर मोस्ट satisfactory and economical approach of garbage collection from the source से garbage collection कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है not a factor in deciding proper frequency of for most satisfactory and economical approach। कौन सा नहीं है? तो इसमें amount of waste तो होगा, climate, public interest ये तो चलेगा भाई सारा, है ना, क्योंकि ये social में भी आ गया सारा, ये तो चलेगा। लेकिन time required to decompose the waste ये इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, बेसिकली ये वाला आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द वेस्ट। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कह रहा है गाउशियन प्लूम मॉडल के बारे में, गाउशियन प्लूम मॉडल के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है गाउशियन प्लूम मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग pollutant concentration from point source, consider the following assumptions। गाउशियन प्लूम मॉडल का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी assumption इसमें है ना। तो आप देखिए इसमें कंसंट्रेशन आर प्रोपोर्शनल टू इमिशन रेट, ठीक है, ये एज्यूम किया है। इमिशन टेक प्लेस फ्रॉम वर्चुअल पॉइंट, ये भी अजम्पशन है। पॉल्यूटेंट डजंट अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी अजम्पशन है। 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम ऑफ डाउनविंड, क्रॉसविंड एंड वर्टिकल विद द ओरिजिनल ऑफ द ग्राउंड, हाँ एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये कह रहा है कंसीडर वेरिएबल विंड स्पीड एंड, वेरिएबल नहीं होती है, कांस्टेंट होती है भाई, ये वाला कंसीडर नहीं है, ये वाला अजम्पशन नहीं है। तो ई वाला को एलिमिनेट कर दो। राइट आंसर कौन सा है? ए बी सी डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इसका, ए बी सी डी फोर्थ ऑप्शन हो गया, वो राइट आंसर हो गया ए बी सी डी। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो सीधा अजम्पशन से पूछ लिया गाउशियन प्लूम मॉडल के, स्टैक हाइट वगैरह के बारे में नहीं पूछा, देखो है ना, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मिथ और कन्वेंशन इज नोन टू बी द फर्स्ट टू एम एट 20% कट, 20% कट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टू एम 20% कट इन द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2005, बट द डेवलप्ड कंट्रीज बैक्ड आउट फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा ऑफ इमिशन ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये आपको अगर पढ़ा हुआ है और इस समिट के बारे में बात की हुई है, ये क्वेश्चन आपका गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि ये टोरंटो जो समिट है ये बेसिकली इतना हाईलाइटेड नहीं है। तो टोरंटो समिट की बात हो रही है, ये 1988, मतलब हम ज्यादा इसको नहीं पढ़ते हैं बेसिकली, तो ये चीजें भी हमें शामिल करनी है। ये चीजें देखो थोड़ा सा पीछे जाके भी बातें पूछी जाती है। तो ये टोरंटो समिट हो गया, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। ये इजी क्वेश्चन है, मेटलॉइड्स के बारे में की बात करें, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉल्स इन द मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहां आपने पीरियोडिक टेबल की बात करी है ना, तो यहां वाली जो चीज है ये वाली, ये मेटलॉइड, ऐसे लाइन पढ़ते थे ना, यहां जो होता है, तो कौन सा है इसमें? एल्यूमिनियम नहीं है, सिलिकॉन है भाई, सिलिकॉन मेटलॉइड है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो गया, सिलिकॉन, ठीक है ना। बोरॉन और वाला वो है ना, गैलियम वाला, स्ट्रोंशियम याद आ रहा है, तो सिलिकॉन है इसमें मेटलॉइड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ हॉरिजन है, डायग्नोस्टिक हॉरिजन है, और इसके मेजर फीचर्स के बारे में बात की है, तो देखते हैं। देखो इसमें सेलिक की बात करो तो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स होता है, ये बी का 4, ये तो पक्का है, ठीक है। और अगर बात करें स्पोडिक की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर जिसमें आयरन हो और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्यूमुलेशन, आयरन हो भी सकता है नहीं भी, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्यूमुलेशन, तो डी का हो गया 2, डी का 2 देखो किस में है, डी का 2 सेकंड में ही है, ये राइट आंसर हो गया, बी का 4 और डी का 2, ठीक है, ये हो गया। और कैंडिक में क्या हो गया? क्ले, एक्यूमुलेशन ऑफ लो एक्टिविटी क्ले हो गया, यानी कि सी का 1 हो गया, सी का 1 है, यही सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो मौलिक है उसमें क्या हो गया? 3 हो गया, थिक डार्क कलर्ड, ये मौलिक का है, तो राइट आंसर सेकंड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कह रहा था ना थोड़ा पजलिंग क्वेश्चन, ट्रिकी, पेशेंस वाला, चित शांत रख के करने वाला पेपर था, जल्दबाजी में तो गलत कर दोगे, ठीक है। नीचे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस बॉन्ड सेंसर रिपोर्ट डाटा फॉर पोटेंशियल यूज इन द स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल सरफेस टोपोग्राफी। ये पूछा है आपसे
कि ये पता है तो आप कर सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल सरफेस टोपोग्राफी के लिए या स्टडी के लिए कौन कौन सा सेंसर यहां बेसिकली यूज होता है। तो एक SRTM तो पक्का यूज होता है, मैं आपको बता दूं। SRTM अगर फुल फॉर्म भी इसकी जाके देखोगे तो सरफेस से की ही बात करेगा। SRTM तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। SRTM पक्का है। और एक ASTER ये भी पक्का है, ठीक है। और एक जो ये है ना सैटेलाइट, ये भी है। तो A, C और E, ये देखो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये गलत होने के चांसेस हैं, अगर पता नहीं है तो ये गलत होगा कि ये है। ये बहुत ही एक यूं कह सकते हैं एक तरह से जो साइंस एंड टेक की बात होगी ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी आ गई, तो ये गलत होने के चांसेस है। ये किसी के गलत हुआ है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये चीजें अगर पढ़ी होती है करंट की तो आ जाता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि chlorine dioxide has certain advantage over free chlorine and hypochlorite in water disinfection। बिल्कुल सही बात है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सर्टेन एडवांटेज ओवर फ्री क्लोरीन एंड हाइपोक्लोराइट इन वाटर डिसइंफेक्शन। आगे कह रहा है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड इज एन अनस्टेबल गैस एंड डजंट कंबाइन विद अमोनिया और अदर नेचुरल और ऑर्गेनिक्स टू प्रोड्यूस क्लोरीमाइंस और क्लोरोफॉर्म। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसीलिए इसके एडवांटेज है कि ये ना तो बेसिकली कंबाइंड होता, ना कोई हार्मफुल चीजें बनती है, तो ये ठीक है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और इसका सर्टेन जो एडवांटेजेस है वो इसकी वजह से ही है। तो इसका राइट ऑप्शन 1 जाएगा कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और सही से एक्सप्लेन कर रहा है ये, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, इसका कोई दो राय की बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि which of the following sustainable development goal don't represent ecological और biological component of sustainable development। कौन सा है जो इकोलॉजिकल और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो क्लीन वाटर तो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन भी कर रहा है, लाइफ बिलो वाटर भी कर रहा है। कौन सा नहीं कर रहा? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये नहीं कर रहा भाई। तो राइट आंसर इसका 4th हो गया, बिल्कुल राइट आंसर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अप्रैल 2016 द यूएन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड द यूएन डेका ऑफ ब्लैंक फ्रॉम 2016 टू 2025। कौन सा किया था? ये किसके लिए किया? डेकाड ऑफ किसका डेका है ये, या डेकेड ऑफ किसका है ये, किसका डेके है ये? एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, बेसिकली ये है एक्शन ऑन न्यूट्रिशन पे था। यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम 2016 से 2025 तक, दिस इज एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। तो राइट ऑप्शन इसका है 1। ये क्वेश्चन आपके लिए अगर पढ़ा था तो इजी था, डायरेक्ट करना था, और ये तो बिल्कुल इजी है। ए नेचुरल और मैन मेड डिप्रेशन इनटू विच सॉलिड वेस्ट आर डम्प्ड, compressed and daily covered with a layer of drill in close example of। ये क्या है? लैंडफिल है। कौन सा? सैनिटरी लैंडफिल है बेसिकली, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंटरेक्शन का कुछ टाइप दिया हुआ है और उसका जनरल नेटिव दिया हुआ है। इंटरेक्शन का क्या करोगे? तो आप कंपटीशन कोई मैच करो ना। कंपटीशन में क्या होता है? बोथ स्पीसीज ए एंड बी आर नेगेटिवली अफेक्टेड इन द इंटरेक्शन। कंपटीशन है तो ये होगा। आप करते हो ना नेगेटिवली, इसको पीछे छोड़ दे, इसको पीछे छोड़ दे, वही बात है। डी का एक तरह से सेकंड इसी में है, देखो इसी से ही हो गया ये क्वेश्चन। ये लो, ए का 3 है, सॉरी ए का 3 हो गया, यानी कि पैरासाइट क्या होता है? स्पीसीज ए जनरली स्मॉलर देन स्पीसीज बी, क्योंकि उसके ऊपर रह रहा है वो, तो एक छोटा हो गया, ठीक है। तो ये है बी का 4 हो गया। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीसीज आर पॉजिटिवली अफेक्टेड हो गया, है ना। पॉजिटिव कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? बेसिकली स्पीसीज ए बेनिफिट होता है और स्पीसीज बी होते हैं वो अनअफेक्टेड रहती है। तो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन, ये तो बेसिक्स है बिल्कुल, ये तो छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप जनरली हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेटर देन 4 एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ लेस देन 15%। तो ये कौन सी है? ये कौन सी सॉइल है? ये तो जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ये बेसिकली होगी सैलाइन सॉइल। ये सैलाइन सॉइल होती है,
कौन सी सॉइल है? ये सैलाइन सॉइल है, तो इसका राइट आंसर सेकंड चला गया। ठीक है, ये आपको ध्यान था क्या? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा is a statistical model use of comparing medians by splitting to overall observed variance into different parts। मीडियन नहीं होता पहली बात तो, ये मीन के लिए है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। वन वे एनोवा इज यूज टू टेस्ट फॉर डिफरेंस इन 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। हाँ बिल्कुल, एज का बात कर लिया है ना, जेंडर की बात कर ली, इकोनॉमी की बात कर ली, 3 या 3 से ज्यादा, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। बी वाला ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट लेकिन गलत है क्योंकि उसमें मीन आना चाहिए था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो गया। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स बिलोंग टू एस्बेस्टस मिनरल? कौन से हैं भी, है ना, लाइट वाले कौन सा है? एक तो एक्टिनो लाइट हो गया, बिल्कुल हो गया, और एक होगा एमोसाइट हो गया, ये दो ही हो गया, बी और डी। ठीक है, एमोसाइट लाइट ये वाला हो गया भाई, तो बी और डी इज द राइट आंसर। कहां है ऑप्शन? ये रहा, सेकंड ऑप्शन राइट हो गया, है ना। ये तो मिनरल्स आपको पता होना चाहिए, ये मैं टेबल में बताता हूं हर बार, ध्यान रखना। आगे है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इतने सारे दिया हो ना तो एलिमिनेशन देखा करो कहां पे कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव इज क्यूरी। नहीं, क्यूरी एक्सआई यूनिट थोड़ी है, बैक्यूरल है भाई, तो इसको एलिमिनेट करो। तो देखो डी कट गया, डी कट गया, डी कट गया, हो गया आंसर। इतने सारे ऑप्शन देखे तो इसको क्या करो, ए बी और ई ओनली। बैक्यूरल होता है ना, क्यूरी थोड़ी होता है, क्यूरी तो हम एसआई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से हो सकता था ये क्वेश्चन। आगे कह रहा है, ये असेसन रीजनिंग का है कि रिटर्न ऑफ ए डैमेज्ड और डिग्रेडेड लैंड टू ए फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम irrespective of its original state but in conformity to a prior land use plan is called rehabilitation। बिल्कुल ठीक बात है, रिहेबिलिटेशन ही होता है कि डैमेज और डिग्रेडेड लैंड है वो फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल स्टेट तो नहीं है लेकिन आ जाती है फंक्शनल में, तो दैट इज रिहेबिलिटेशन है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सोसाइटी एंड थस हेल्प इन इंप्रूविंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये भी बात ठीक है, ये बात दोनों ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऊपर वाला तो प्रोसेस से गुजरता है, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें आर में ये नहीं दिया गया, आर में उसके बेनिफिट दिए गए हैं। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा भाई। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज बेस्ड ऑन द ब्रैग्स इक्वेशन? ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में तो आपको पता है, डिफ्रैक्शन की बात करता है, एक्सआरडी है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला। ठीक है ना, तो क्रिस्टल के हम देखते हैं ना स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, तो एक्सआरडी हो गया। ब्रैग्स इक्वेशन पे तो एक्सआरडी है, इसमें तो सीधा क्वेश्चन आपको करना था। आगे क्वेश्चन देखिए, कंपोस्ट इन सॉइल। जो कंपोस्ट है सॉइल के अंदर, उसके सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लीचिंग है वो रिड्यूस करता है, बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इज नॉट ए वैल्यूएबल फर्टिलाइजर। हाँ, कंपोस्ट कहाँ वैल्यूएबल, फर्टिलाइजर की बात थोड़ी है, वो अलग है, वो अलग है, ये भी बात ठीक है। तो ए बी सी डी ई आ जाएगा भाई इसमें तो। ठीक है, फर्टिलाइजर तो अलग चीज है भाई, तो नहीं है। ए बी सी डी ई वैल्यूएबल फर्टिलाइजर नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत कम होती है इसमें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। बेसिकली बात तो ये है, ज्यादा जो केमिकल वगैरह है उसका। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ रेडार स्केट्रोमीटर, यानी कि साइड लुकिंग रेडार फॉर ओशियनोग्राफिक एप्लीकेशंस। तो अगर इसमें तो देखो, अब वो साइंस टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इसमें है, अगर आपको पता है ना तो आप कर सकते हो। दिस इज ओशियन करंट एंड टाइड्स, है ना, इसका राइट आंसर सेकंड है। पता होने वाली बात है इसमें, ये गलत करने का पूरा अधिकार है आपको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैच करना है प्रोसेस को। लैप्स रेट, इन्वायरमेंट लैप्स रेट क्या है? इन्वायरमेंट लैप्स रेट तो नॉर्मल वाली बात आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ड्राई एडियाबेटिक में 9.8 होता है, तो 10 कर सकते हो, और इसी से मिला लो ना। क्या है, ए का हमारे पास 3 है, ए का 3 2 में है, बी का हमारे पास 1 है, ए का 3 बी का 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि और लैंड ब्रीज क्या है, बेसिकली लैंड ब्रीज क्या होता है,
सी का 2, विंड मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड ब्रिज है तो लैंड टू सी हो गया, सी ब्रिज है तो सी टू लैंड हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो अभी इसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 51 से लेके 100 तक, ये 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन और है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि एक साथ आप कहीं परेशान हो जाओगे तो इतना ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी क्वेश्चंस की, और हमने करने की कोशिश की है फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में। थोड़ी बहुत कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाएगी इतने लंबे लेक्चर में, तो थोड़ा सा माफ़ कर देना। ऐसा नहीं है कि उसी बात को पकड़ के बैठ जाओ, सर ये क्या था ये क्या था, ऐसा नहीं होता, सब चलता रहता है। और अपने चित्त को शांत रखें, ठीक है, खुश रहें, है ना, चित्त शांत रखें और आराम से अच्छे से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इन्फॉर्मेशन वही वापस से कट ऑफ के बारे में आपको फिर एक बार बता देता हूं, है ना, किसी बच्चे ने नहीं सुनी हो तो। बेसिकली ये कट ऑफ, ये मेरा एनालिसिस ये है कि पहली वाली जो कट ऑफ रही थी उसके आसपास रहे, ठीक है, उससे कम ही जाने की संभावना है। 186 में जेआरएफ था अनरिजर्व्ड का, 180 में ईडब्ल्यूएस का, 174 में ओबीसी का, और 162 में एससी का, और 158 में एसटी का, और नेट 168 में अनरिजर्व्ड का था, और 156 में ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 154 में, एससी का 146 में, एसटी का 140 में। तो ये सारी बातें, और मैं फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG है, इस पर हम कंप्लीट पेपर 2 पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, और कॉम्बो पैकेज भी है पेपर 1 और पेपर 2 का। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 सब पे अभी 24 और 34% ऑफ चल रहा है, और वो ऑफ 11 जनवरी तक है। अगर आप विलिंग हैं तो आप फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात हमेशा अपनी ध्यान रखें, वो कौन सी, कि चित्त को हमेशा शांत रखना है, हमेशा खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो हम बाद में नेक्स्ट डे कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका हम जल्दी ले आएंगे, कल परसों तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप तब तक खुश रहिए, अच्छे से शांति से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।